जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डिड यू यूनिवर्सिटी पे। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर अवेलेबल हैं ENG 104 का एक महा मैराथन वीडियो। जी हाँ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके ENG 104 यानी हमारे जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके ENG 104 में 2022 और 2023 में कैसे क्वेश्चन आए थे और उनके राइट आंसर क्या हैं। तो स्टूडेंट, बिना आपका टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, छोटी छोटी बातों को नोट करिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के बीच शेयर करना। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपके जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशंस क्या है। चलिए, पहला क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट, वो कह रहा है कि दैट दो लाइट विंग्ड ड्रेड ऑफ द ट्रीज इन द गिवन लाइन द पोएट इज एड्रेसिंग। तो स्टूडेंट, आपको बता दूं कि ये जो लाइन आपकी कोर्स में जो दी गई है, सॉरी एग्जाम में जो आपको ये लाइन पूछा गया है स्टूडेंट, ये ओड टू नाइटिंगेल की लाइन है। ठीक है, तो ये ओड टू नाइटिंगेल में है, तो ये किसको हिंट करा है? तो नाइटिंगेल। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जो दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आया हुआ है, कह रहा है LG रिटेन कंट्री चर्चयार्ड इज रिटेन इन। तो जो ये जो आपका लिखा गया LG रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये स्टूडेंट आपका क्वाड्रेंस में लिखा गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके क्वाड्रेंस में लिखा हुआ था, ऑप्शन ए सही रहेगा। ये एक्चुअल में लिखा गया आयम्बिक पेंटामीटर क्वाड्रेंस में। अगर यहाँ पे पेंटामीटर नहीं लिखा हुआ है तो ये क्वाड्रेंस यानी 4 लाइंस जो है, और वो किस में? आयम्बिक पेंटामीटर में। तो यहाँ क्वाड्रेंस आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है, सी इज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस आई। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच। तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच स्टूडेंट पूछा है, तो सी इज ऑल प्रिंसेस, ये वाली जो क्वेश्चन में आपका जो हो जाएगा मेटाफर का यूज किया रहा है, यानी जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है वो क्या है? मेटाफर है यहाँ पे। ठीक है, मेटाफर के रूप में उसका इस्तेमाल किया गया है। तो जब यहाँ पे आपका मेटाफर जगह चौथा क्वेश्चन जो स्टूडेंट कह रहा था उसको भी देख लेते हैं। वो कह रहा है कि विच ऑफ दीज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओड। तो एक्साल्टेड एंड डिग्निफाइड सब्जेक्ट एंड स्टाइल। ठीक है, कह रहा है रिटन इन एडमायरेशन ऑफ अ पर्सन मे बी रेगुलर। तो क्या कह रहा है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओड क्या है स्टूडेंट? जो ये कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ओड, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें कि इसमें क्या है, तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि ऑल ऑफ एबव। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपका डी सही रहेगा। ठीक है, ये देखिए ओड जो होता है, और डी इसलिए सही होगा स्टूडेंट क्योंकि ये एक्साल्टेड एंड डिग्निफाइड सब्जेक्ट एंड स्टाइल में होता है। अगर स्टूडेंट ये होता है, लेकिन ये खास करके ये इपिक में भी होता है, यही चीज़ कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो एक्साल्टेड एंड डिग्निफाइड होता है। तो एडमायरेशन ऑफ ए पर्सन प्लेस, इसमें डायरेक्ट रेफर होता है, कॉलिंग होती है, जैसे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ टू वेस्ट विंड में। ठीक है, तो ओ कैप्टन, माई कैप्टन भी इसका एग्जांपल हो जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है मे भी रेगुलर है इरेगुलर। तो ओड दो तरह के होते हैं, रेगुलर या इरेगुलर ओड भी होते हैं, पिंडारिक और होरेशियन, तो आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारे हिसाब से डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन जो पूछा था वो कह रहा है एल्जेइक मीटर कंसिस्ट अल्टरनेटिव पैटर्न ऑफ। तो जो एल्जेइक मीटर होता है स्टूडेंट, वो ऑप्शन आपका इसमें हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर। जो अल्टरनेट पैटर्न यानी पहले हेक्सामीटर का पैटर्न आता है, ऑप्शन कंफ्यूज होने के लिए ए भी काफ़ी है कि पेंटामीटर हेक्सामीटर होता है, लेकिन स्टूडेंट ये हेक्सामीटर एंड पेंटामीटर होता है। इस बात को आप कंफर्म जानिएगा कि एल्जेइक मीटर हेक्सामीटर देन पेंटामीटर उसको फॉलो करता है। अगला क्वेश्चन आता है, द टर्म सोनेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड। किस इटालियन वर्ड में आया है? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट कि ये क्योंकि कंफ्यूजिंग के लिए ही दिया है, तो सोनिटो में SONETTO वाला सही हो जाएगा ऑप्शन सी। सातवां क्वेश्चन जो पूछा है, हाउ मेनी स्टेंजाज आर देयर इन विलियम ब्लैक पोएम द टाइगर। द टाइगर में कितने स्टेंजाज हैं? तो स्टूडेंट जो ये सातवां क्वेश्चन आप है इसमें 6 स्टेंजाज का इस्तेमाल हुआ है, और बहुत ही लवली और बहुत ही मार्वलस पोएम है ब्लैक की ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आया था, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस, और इसमें आपको भरना है। और ये क्वेश्चन पिछले बार भी आया हुआ था स्टूडेंट, मैंने बताया था जब पेपर सॉल्व कराया था कि लेट द एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। यहाँ पे ऑप्शन ए सही रहेगा। स्टूडेंट, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत सारे क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने आपको एडिशनल बातें बताई थी, उससे भी क्वेश्चन पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्पीकर इन द पोएम द सन राइजिंग डिमांड द सन गो अवे। सन को जाने के लिए क्यों बात करता है? क्योंकि ही वॉन्ट्स टू स्टे इन बेड विथ हिज लवर। ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ही बिलीव द सन कैन एक्चुअली हियर हिम, ही वॉन्ट्स टू बी नाइट टाइम सो ही कैन गेट फ्रिस्की। नहीं, ही इज रेडी टू मेक पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ हिज लव। नहीं, वो इसलिए चाहता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। ऑप्शन को अकॉर्डिंग हमको अपने आप को करना है। ठीक है, एक्चुअल अगला है कि अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर पोप द पर्पज ऑफ हिज वर्क एस्से ऑन मैन इज। एस्से ऑन मैन का पर्पज क्या है?
तो देखिए इसमें जो मैसेज है वो स्टूडेंट, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट मैसेज विंडिकेट द वेज ऑफ गॉड टू मैन हो जाएगा, यानी गॉड के वेज को, गॉड के रूल्स को, गॉड के वेज को मैन को समझाया गया है, ठीक है, ट्रांसफर किया गया है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज अ सोनेट सीक्वेंस। सोनेट सीक्वेंस क्या है, तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। ये सर फिलिप सिडनी द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो इट वाज कंपोज्ड बाय सर फिलिप सिडनी। ऑप्शन आपका 11वें का सी सही हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, ठीक है, क्योंकि ये सोनेट सीक्वेंस मतलब एक सोनेट जो है दूसरा सोनेट उसको फॉलो कर रहा है, और सोनेट में आपने ये पढ़ा होगा कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है ये फिलिप सिडनी का है, और 86 के अराउंड लिखा गया था, 1586 के अराउंड इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द पोम द सन राइजिंग शुड बी अवेकिन द अलर्ट बाई राइजिंग सन, तो क्या आ रहा है, किसको देना चाह रहा है मैसेज, तो कहता है ना कि सन कहता है कि किसको कह देता है कि द सन राइजिंग में पोएट कहता है सूर्य को कि ओल्ड बिजी ओल्ड फुल सन कि गो अवे, और स्कूल बॉयज को, कंट्री मैन को, और जो लोग गवर्नमेंट सर्विस वाले हैं उनको, तो वो क्या कर रहा है कि द सन राइजिंग शुड नॉट बी अवेकेंड एंड अलर्ट बाई द राइजिंग सन, तो किसको नहीं डिस्टर्ब करना चाहिए कि द सन शुड नॉट अवेकेन, तो द लवर्स को, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12वां का सी, कि लवर्स को डिस्टर्ब नहीं करना है, बाकी स्कूल बॉयज़ को, कंट्री मैन को, इन लोगों को आप कहिए ताकि ये लोग जाएं अपने काम पे, निकल जाएं समय से, क्योंकि राइटर ये बताना चाहता है कि गवर्नमेंट जो है वहाँ पे लव पे जो सन है वो गवर्नमेंट का एक तरह से सिंबल है यहाँ पे, और पावरफुल को है, तो कहता है कि गवर्नमेंट को लव को नहीं कंट्रोल करना चाहिए, बाकी चीज़ों को रेगुलर करना चाहिए, जैसे स्कूल बॉयज को जाओ जगाओ ताकि वो स्कूल समय पे जाएं, जो वर्कर है वो अपना काम पे समय से पहुंचे, फार्मर्स, कंट्रीमैन्स। अगला क्वेश्चन आया कि which particular sound will not be able to awaken the rude forefathers of the villages from the grave, तो क्या नहीं उनको, ठीक है, तो कह रहा है स्टिल वॉइस ऑफ द कॉक ट्विकरिंग एंड सलोज ऑफ द बर्ड, तो स्टूडेंट अगर इसको हम बात करें कि फोर फादर्स को कौन सी साउंड नहीं सुनाई देगी, तो कह रहा है कि ये सारी चीज़ों की बात की है, स्टिल वॉइस ऑफ कॉक्स और ठीक है, तो ये सारे, और जो क्या कहते हैं साउंड ऑफ द इकोइंग हॉर्न, ये सारी चीज़ का दो चीज़ का जिक्र आता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमने ऑल ऑफ एबव के साथ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें फोर फादर को जो ग्रेवयार्ड में उनको सुनाई नहीं देंगी। अगला क्वेश्चन है कि विच वेयर डज द पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ सी द क्राउड ऑफ अ गोल्डन डैफोडिल, तो देखिए गोल्डन डैफोडिल को अगर आपने पढ़ा होगा, मैंने बोला भी था स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपने अगर देखा होगा तो बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, सीधे क्या आता है, तो दोनों आता है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। 15वां कर रहा है इट इज अ लिरिक ऑफन इन फॉर्म ऑफ एड्रेस, तो एक लिरिकल पोएम जो एड्रेस के फॉर्म में होती है, तो इसको तो आंख मूंद के आपको ओड बताना, जैसे मैंने बोला था ना, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, ओ मतलब संबोधन, बुलावा, एड्रेस, तो यहाँ पे ओड हो जाएगा, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ टू वेस्ट विंड, ओ टू नाइटिंगेल, ये सब ओड है। अगला क्वेश्चन है होमर ओडेसी इज एग्जाम्पल ऑफ, तो ओडेसी क्या है, ठीक है, एपिक पोएट्री है, एपिक पोएट्री का, ठीक है, होमर का जो ओडिसी है वो एपिक है, तो ये आपका स्टूडेंट कि ये आपका एपिक पोएट्री का एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है, ओडेसी, क्योंकि ये क्लासिकल एपिक में आता है, होमर की ओडेसी और ये एनियड, ये सारी चीज वर्जिल की एनियड, तो ये दोनों क्लासिकल में हो जाएगा, एपिक पोएट्री का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है द रेलिक ऑफ द एशियंट इंग्लिश पोएट्री वाज कलेक्टेड बाय, तो जो ये कह रहा है कि जो रेलिक्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री ये जो कलेक्ट किया गया था स्टूडेंट, तो ये थॉमस पर्सी, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा कि जो इसको कलेक्ट किया है, इसको किसने किया है, तो थॉमस पर्सी ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो पूछा था स्टूडेंट वो कह रहा है द राइम ऑफ द एशियन मरीनर, द राइम, गलत इस पर लिखा, द राइमा लिख दिया, द राइम ऑफ एशियन मरीनर बाय कोलरिज इज एग्जांपल ऑफ, तो द राइम ऑफ एशियन मरीनर क्या है स्टूडेंट, तो वो आपका क्या है, बैलेड है, ठीक है, बैलेड पोएट्री है, आपका बैलेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, आपने बैलेट को सॉनेट के एग्जाम्पल तो देखेंगे, इसीलिए एग्जाम्पल से क्वेश्चन उठा लिए गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में बार बार बताया था स्टूडेंट, कितनी बार बताया था कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, इमेजिनरी ऑडियंस से बात करता है, ठीक है, तो इट हैज अ हिस्टोरिकल मटेरियल, जो होगा ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, कोई जरूरी नहीं कि हिस्टोरिकल ही हो, इट इज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल मटेरियल, तो कोई जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, तो यही जो ऑप्शन है वो आपका नहीं फीचर है, बाकी तीनों ऑप्शन की इमेजिनेटिव पर्सोना, डीप साइकोलॉजिकल इंसाइट इनटू कैरेक्टर, ये भी होगा, और इट इन्वॉल्व साइलेंट इंट्रोलोक्यूटर्स, तो ये जो साइलेंट रहने वाली जो ऑडियंस होती है वो उसको भी करता है, तो ये सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सी और डी में स्टूडेंट इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख ले सकते हैं हीरोइक कपलेट इज अ पेयर ऑफ, हीरोइक कपलेट क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें राइमिंग लाइंस इन आइम्बिक पेंटामीटर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका, कि जो हीरोइक कपलेट होता है वो राइमिंग लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर होता है। अगला क्वेश्चन है स्पेंसेरियन स्टेंजा कितने में होती है, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जा रहे होंगे, ये 9 लाइन्स की होती है स्टूडेंट, ठीक है, स्पेंसेरियन स्टेंजा की बात करते हैं तो ये 9 लाइन की पोएट्री होती है, 8 लाइन, जबकि
आपके दूसरे चीज पैटर्न में होते हैं और 9वां लाइन अलग पैटर्न में हो जाता है। आप शुरू की 8 लाइन होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है और जो 9वीं लाइन होती है वो आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है, ठीक है, जिसको अलेक्जेंड्रीन के नाम से भी हम जानते हैं। तो कुल मिला के 9 लाइन ही होती है स्पेंसरियन स्टेंजा में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इन शेक्सपियर सोनेट साइकिल द सोनेट नंबर 1-17। अब यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्लियर ही नहीं हो पाया स्टूडेंट। 1-17 यानी 1 to 17 की अगर बात करें आर एड्रेस टू, तो यहाँ पे फेयर यूथ हो जाएगा। मिस्टर WH को डेडिकेटेड है, जिसको फेयर यूथ, और जो बाकी के सोनेट है 126 के बाद उसको डार्क लेडी को डेडिकेटेड माना जाता है। तो यहाँ पे द फेयर यूथ सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लव इज नॉट लव विच अल्टर्स। ये तो सीधे लाइन पूछ दी गई थी स्टूडेंट कि वो लव नहीं है, तो ये सारा चीज आपका क्या हो जाएगा, वेन लव इज नॉट लव विच अल्टर्स वेन इट अल्ट्रेशन फाइंड। इसमें ट्रू लव में बोलता है कि अल्ट्रेशन जब आता है यानी जब गलत अलग परिस्थिति आती है, तो ट्रू लव वो नहीं है जो समय के साथ क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है या परिस्थितियों के साथ बदल जाता है अल्ट्रेशन के साथ। इट इज द स्टार ऑफ द इवनिंग वंडरिंग बास द प्रोनाउन इट इन द, मतलब एवब लाइन रेफर्स। तो जो कह रहा है स्टूडेंट कि एवब लाइन में प्रोनाउन इट किसको रेफर कर रहा है, तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है कि ये लव को रेफर कर रहा है, ठीक है, लव को रेफर कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, I could eclipse and cloud them with the winkle the love the above line has been taken from। तो I could eclipse and the cloud them with a winkle, मतलब कहता है कि मैं आंखें बंद कर लूंगा और वो सारे क्लाउड ये सब गायब हो जाएंगे, सन को विंकल से गायब कर। तो ये सन राइजिंग में पोइट कहता है, ठीक है, कि तुम तब तक ही हो जब तक मैं खुले आंखों से तुम्हें देख रहा हूँ, एक झपकी मारूंगा और सन तुम गायब हो जाओगे मेरे सामने से। अगला जॉन डन क्या है, मेटाफिजिकल पोइट है, इसको बार बार आपको बताया ही है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट पेपर बिल्कुल बहुत आसान नहीं कहेंगे, पेपर मीडियम आया हुआ था स्टूडेंट, ठीक है, लेवल मीडियम था। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज इज यूज बाई डॉन इज टू एड्रेस द सन। तो कह रहा है कि कौन सा फ्रेज इस्तेमाल डन ने किया है सन को वो करने के लिए। तो इसमें देखिए बीज वो कह रहा है यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, अनरूली ओल्ड मैन नहीं, अनरूली ओल्ड सन कहा है, अनरूली ओल्ड मैन नहीं। इसके लिए जो दूसरा बात बच जाती है, इन्होंने कहा है अनरूली ओल्ड सन की बात की है, अनरूली की बात की है, जिसके ऊपर कोई रूल नहीं चलता। लेकिन जो यहाँ पे सॉसी पेंडेंटिक रेच का इस्तेमाल किया है जॉन डन ने सन को रेफर करने के लिए, सॉसी पेंडेंटिक रेच। अगर यहाँ पे अनरूली ओल्ड मैन नहीं ओल्ड सन की बात रहती तो सही हो जाता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इनविटेबल आवर इन एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड। तो ये डेथ को दिखाता है, जो इनविटेबल आवर है वो क्या है, डेथ है, ठीक है। तो इसमें आपका 28 का ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपने पूछा था, 29 क्वेश्चन जो पूछा था वो कह रहा है कि विच वन इज द सिस्टर पोएम ऑफ द विलियम ब्लैक। तो द सिस्टर पोएम क्या है, द लैम्ब, ठीक है। और ये जो विलियम ब्लैक की द टाइगर की सिस्टर पोएम द लैम्ब है, ठीक है। सिस्टर पोएम है मतलब इसकी कंपेनियन पोएम कही जाती है, इसकी जो सिस्टर पोएम मतलब इसकी बहन है एक तरह से आप कह सकते हैं, लेकिन मतलब इसके इसी की अगली पार्ट। तो इन्होंने द टाइगर में टाइगर को बहुत एक तरह से एकदम अमेजिंग क्रिएचर बताया और लैम्ब को बहुत इनोसेंट। तो ये सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में छपा था द लैम्ब, और द टाइगर आपका सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, ब्लैक के सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में छपा था, ठीक है। डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में, इसमें लैम्ब को दूसरे पर्सपेक्टिव से राइटर दिखाता है और टाइगर को दूसरे पर्सपेक्टिव से। अगला क्वेश्चन, द टाइगर वाज पब्लिश्ड इन, देखिए बताया ही कि सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में, और द लैम्ब सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। तो यहाँ पे बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे पूछा, द टाइगर एक्सप्रेस द पोएट। तो क्या दिखाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन, ओवर एट द क्रिएटर, कंफ्यूजन नहीं। तो ये सारी चीजें क्या है, कहता नहीं है व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस, व्हाट दाई ब्रेन। यानी राइटर बता रहा है कि कितना ब्यूटीफुल है टाइगर, टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइटिंगेल स्टेंजा। तो स्टूडेंट आपको याद ही होगा, और सबसे मेरी तो फेवरेट पोएम आपके कोर्स के अंदर बात करूं तो मेरी द टाइगर ही रही है और हमेशा से रही है। तो यहाँ पे इमॉर्टेलिटी और ब्यूटी को दिखाता है, ठीक है। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस, व्हाट दाई ब्रेन, ठीक है। When thy heart began to beat, what dread hand, what dread feet। ये सारी लाइन आपके द टाइगर पोएम की है स्टूडेंट। इसको मैंने अपने कॉलेज डेज में याद किया था, ठीक है, और रेसिटेशन कंपटीशन में सुनाया भी था। हाउ मेनी डैफोडिल्स वर सीन बाय द पोएट। ये क्वेश्चन तो बताया था, और इसमें हाइपरबोल है, और क्या था 10,000 आई सा एट अ ग्लेंस। ये यही ना बोला गया था पोएम में, डैफोडिल्स में उसको कहता है जैसे एक झटके में 10,000 देख लिया। इसको मैंने मिड टर्म के पेपर में भी बताया था, इन टर्म में भी बताया था। तो ये तो आप जान ही रहे होंगे स्टूडेंट, आप देख के गए होंगे। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप स्टूडेंट ने पेपर को अच्छा ही किया है, जैसा रिस्पॉन्सेस हमको आ रहे हैं। द पोएट कंपेयर्स द डैफोडिल्स टू। तो डैफोडिल्स को राइटर किससे कंपेयर करता है, तो आपका कह रहा है द स्टार दैट साइन। ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है, कि स्टार से जो कहता है जो स्काई में स्टार्स जैसे चमक रहे हैं कलेक्शन, उसी तरह से डैफोडिल्स यहाँ पे साइन कर रहे हैं। तो 33 का ए सही हो जाएगा, ठीक है।
अब 34th क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है डार्कलिंग आई लिसन एंड फॉर मेनी अ टाइम आई हैव बीन हाफ इन लव विद इज फुल डेथ द एबव लाइन आर टेकन फ्रॉम। तो ये जो आपका ये जो लाइन को बात बोल रहा है कि तो ये ओड टू नाइटिंगेल की बात है। इसमें ये जो कीट्स है वो ये लाइन कह रहा है कि डार्कलिंग लिसन फॉर मेनी ईयर्स टाइम आई हैव बीन इन लव हाफ इन लव विथ इज फुल डेथ, यानी क्योंकि इसको जानते हैं ना, ट्यूबरक्लोसिस से राइटर कीट्स परेशान था और वो कहता है कि मैं तो आधे टाइम डेथ के गोद में ही रहा हूँ, ठीक है, एक तरह से। तो यहाँ पे ओड टू नाइटिंगेल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन ओड टू नाइटिंगेल द स्पीकर विश्ड अ बीकर फुल ऑफ द वार्म। तो कहाँ का बीकर फुल चाहिए? जैसे मैंने बताया था ना कि इनको डॉक्टर ने सलाह दिया था, स्टूडेंट ओड टू नाइटिंगेल में मैंने आपको बताया था कि इनको डॉक्टर कहता है कि आप गर्म प्रदेश में मूव कर जाइए, इटली उटली की तरफ, तो वो साउथ की तरफ। यहाँ पे जो है ना पोयम में लाइन का इस्तेमाल किया, राइटर ने किसका इस्तेमाल किया? साउथ का इस्तेमाल किया है, ठीक है। और कह रहा है कि द स्पीकर विश टू बी अ बीकर फुल ऑफ द वार्म ऑफ साउथ, की साउथ की तरफ जब जाएंगे तो उधर गर्म है, और राइटर के लिए, राइटर को ट्यूबरक्लोसिस है और राइटर को यही सजेशन किया जाता है और डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ से चले जाइए वरना आपको डेथ हो जाएगा। तो ये सारे इवेंट राइटर के जिंदगी से भी जुड़े हुए हैं, जो पोयम में बातें कहीं कहीं की गई हैं द ओड टू नाइटिंगेल। तो यहाँ पे साउथ हो जाएगा, वहाँ पे पोयम में इसके लिए राइटर ने साउथ का इस्तेमाल किया है। हु इंट्रोड्यूस सॉनेट इनटू इंग्लैंड? तो स्टूडेंट सॉनेट को इंग्लैंड में लाने का श्रेय थॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे को जाता है। एक ने इंग्लिश सॉनेट को लाया था और एक ने इटालियन को, तो आपका थॉमस वॉट सही हो जाएगा, ठीक है। अर्ल ऑफ सरे हेनरी हावर्ड था। यहाँ पे फर्स्ट टाइम सॉनेट जो है सबसे पहला तो वो थॉमस वॉट ने लिखा, ठीक है, तो यहाँ पे थॉमस वॉट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इटालियन को फर्स्ट लिखा, बाद में हेनरी हावर्ड ने जो आपका इंग्लिश सॉनेट को लिखा, जिसको शेक्सपियर ने बाद में पॉपुलर किया। तो अगला क्वेश्चन जो आया था 37वां देख लेते हैं स्टूडेंट। 37 नंबर कह रहा है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच लव इज नॉट टाइम फूल। यानी लव जो है वो टाइम का फूल नहीं है, टाइम से मतलब समय के वो नहीं है, समय का मतलब समय को व्यर्थ करना नहीं है, ठीक है, समय से व्यर्थ का मतलब समय का व्यर्थ करना जो है वो लव नहीं है। तो इसमें आपका पर्सोनिफिकेशन, टाइम को क्या बता रहा है? फूल की बात कर रहा है, तो पर्सोनिफिकेशन हो गया है, मानवीकरण जिसको हिंदी में कहते हैं आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एलजी रिटेन कंट्री चार्टर फर्स्ट पब्लिश 1751 में। इसका तो आपका सही हुआ होगा स्टूडेंट, 1751। अगला क्वेश्चन है, द पर्टिकुलर फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन 10,000। मैंने बताया हाइपरबोल है, 10,000 आई सा एट अ ग्लेंस, मतलब एक बार में 10,000 देख लिए, तो ये क्या? अतिशयोक्ति, जिसको हाइपरबोल कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। और लास्ट क्वेश्चन जो आया था स्टूडेंट वो कह रहा है, द राइमिंग स्कीम ऑफ द टर्जा राइमा, या टर्जा लिख दिया है, इसको एक्चुअली टर्जा राइमा है। तो इसकी राइमिंग स्कीम स्टूडेंट तो क्या होती है? ABA BCB CDC, ये है आपका टर्जा राइमा, ठीक है। तो स्टूडेंट इस तरह से ये 40 क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दे दिए हैं। आप अपने आंसर चेक करिएगा और बताइएगा कमेंट में आपके कितने मार्क्स आए, ठीक है। और आगे आप मुझसे कुछ भी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट कमेंट करिएगा या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके मुझे मैसेज करिएगा। आने वाले पेपर के लिए आपके गुड लक आपको। और इस पेपर का टाइटल स्टूडेंट्स था इंग्लिश पोएट्री 1। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आपको ले चलते हैं 2022 के क्वेश्चन पेपर की तरफ और बताते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। स्टूडेंट्स देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, द फॉलोइंग लाइन ऑकर्स इन द पोयम। तो ये लाइन किस में पोयम में आई हुई है? और ये लाइन कह रहा है, फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई इन अ वेकेंट और पेंसिव मूड दे फ्लैश अपॉन इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो स्टूडेंट्स आपको बताना चाहूंगा कि ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोयम जो आपके कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, डैफोडिल्स पोयम की ये लाइन है। ये लाइन जो आपका ऑप्शन सी सही होगा, डैफोडिल्स पोयम की ये लाइन है। स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी इस वीडियो के साथ ही बताते चलूंगा, जैसा कि मैं आपको बताते रहता हूं, ताकि ये क्वेश्चन के साथ साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो आपके क्वेश्चन बन के आ जाती है। तो ये डैफोडिल्स पोयम है। इस डैफोडिल्स पोयम को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, यानी जो आपके ऑथर हैं या पोएट आप कह सकते हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। और ये पोएम की पब्लिकेशन डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है स्टूडेंट्स, तो आप मेरे साथ नोट करते रहिएगा कि इसका पब्लिकेशन ईयर है 1807 और ये पब्लिश हुई थी पोएम्स इन 2 वॉल्यूम में, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जो आया हुआ था दूसरा क्वेश्चन, कि इन विच ईयर द टाइगर ओरिजिनली पब्लिश्ड। तो देखिए किस पोएम की बात कर रहा है? द टाइगर की। और ये पहली बार देखिए पब्लिश्ड हुआ 1794 में, जो आपका ऑप्शन बी है स्टूडेंट्स, 1794 में ये पब्लिश हुआ। और ये जो पब्लिश हुआ था इन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, किस कलेक्शन में पब्लिश हुआ था? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। और बात करूं द टाइगर पोयम किसकी पोयम है? तो ये विलियम ब्लेक की पोयम है, ये विलियम ब्लेक की पोयम है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द वर्ड्सवर्थ डैफोडिल विच फिगर ऑफ स्पीच हैड बीन यूज्ड। तो देखिए कह रहा है डैफोडिल पोयम जो वर्ड्सवर्थ की है, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है? लाइन देखिए आपके लिए क्या दिया है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पे एज का जिक्र हुआ है, किस शब्द का जिक्र हुआ है? और जब एज का मेंशन हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता ही है कि जब एज का मेंशन हो जाता है तो ये क्या हो जाती है? सिमिली हो जाता है। लाइक हो, एज का मेंशन हो तो ये सिमिली बनाता है, ठीक है। तो इसको आपको पता होना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा? सिमिली होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आया हुआ था। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड इज अ, तो ये क्या है? तो पहली बात तो ये एलजी है, और इसको क्या कहा जाता है? ये जो राइटर है ये वॉर पोयम नहीं है, रोमांटिक पोयम नहीं, मेटाफिजिकल नहीं, ये ग्रेवयार्ड पोयम है। यानी राइटर ग्रेवयार्ड, यानी जिसमें बहुत सारे लोगों की बॉडी को दफन किया जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो ये जो जिन राइटर्स की थीम ग्रेवयार्ड में सेंटर्ड होती है, उन पोएट्स उन पोएम्स को ग्रेवयार्ड पोएम्स के नाम से भी हम जानते हैं, जिसमें ये आपका एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड भी शामिल इंक्लूडेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट इज वेल नोन फॉर यूजिंग मेटाफिजिकल कंसेप्ट। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल याद रख लीजिएगा, और ये कौन है स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे क्लास को लिया उनको पता ही होगा कि ये जॉन डन की पोयम है। तो ये जॉन डन जाने जाते हैं, सॉरी, ये जॉन डन जाने जाते हैं मेटाफिजिकल कंसीट के लिए। और मेटाफिजिकल कंसीट टॉकिंग्स अबाउट द एलिमेंट विच आर नॉट फिजिकल, जो भौतिक नहीं होते हैं, ठीक है। तो जॉन डन जाना जाता है। इनका कौन सा पोयम आपके कोर्स में लगा है? द सन राइजिंग। याद रखिएगा, जॉन डन की कौन सी पोयम आप पढ़ रहे हैं? द सन राइजिंग। ओके, ठीक है। तो द सन राइजिंग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आया हुआ था, स्टूडेंट कर रहा है व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ वर्ड्सवर्थ डैफोडिल। देखिए राइमिंग स्कीम की बात कर रहा है, और राइमिंग स्कीम वर्ड्सवर्थ के डैफोडिल्स की बात कर रहा है। तो आपका डैफोडिल्स की राइमिंग स्कीम होती है ABA BCC। राइमिंग स्कीम क्या है डैफोडिल्स पोयम की? देखिए डैफोडिल पोयम 4 स्टेंजा का पोयम है, जिसमें 6 लाइन है। तो इसमें 4 स्टेंजाज है, 4 स्टेंजाज है इस पोयम में, और 6 लाइन एक, तो 4 स्टेंजा और 6 लाइन की, तो 24 लाइन की टोटल पोयम हो जाती है। और इसका राइमिंग स्कीम आपको याद रखना है, ऑप्शन बी सही होगा, ABABCC, ठीक है। ABABCC, इसको आप याद कर सकते हैं। ABABCC इसकी लास्ट में राइमिंग कपलेट आ जाता है, तो ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग लाइन्स ऑकर, सी इज ऑल स्टेट एंड ऑल प्रिंसेस, आई नथिंग एल्स इज, प्रिंस डू प्ले अस, कंपेयर दिस, ऑल ऑनर्स माई मिमिक, ऑल वेल्थ एल्केमी। तो ये लाइंस जो पोयम आपके लिए आपको दी गई है स्टूडेंट्स, ये द सन राइजिंग जो आप एक मेटाफिजिकल पोयम है, और किसके द्वारा है? जॉन डन के द्वारा लिखी, यानी बाय जॉन डन है, और कंपोज्ड बाय जॉन डन। और ये 1633 में, ईयर आपको बता देता हूं स्टूडेंट, ताकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कब कब पब्लिश हुआ। तो 1633 में पब्लिश हुआ। 30 लाइन की पोयम है, 13 लाइन पोयम, और 3 स्टेंजा में, यानी एक स्टेंजा में 10 लाइन है। तो 13 स्टेंजा पोयम है, 1633 में आया था, ठीक है। और राइमिंग इसकी देखिए सन राइजिंग की लाइन है, और राइमिंग स्कीम इसका भी स्टूडेंट आप पेन कॉपी लेके बैठिएगा। ये क्या होगा? ABBACDCDEE। इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो ABBACDCDEE होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ था वो कह रहा है कि शेक्सपियर वाज बॉर्न एट, तो देखिए शेक्सपियर वाज बॉर्न एट, तो 1564 ईयर क्या था स्टूडेंट? 1564, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन इसीलिए कहा जाता है, एवन यहाँ पे एक रिवर भी है, ठीक है। तो इनको बार्ड ऑफ एवन या सॉन ऑफ एवन भी शेक्सपियर को जाना जाता है। 1564 टाइम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, और स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, तो आपको सारे राइटरों के बर्थ प्लेस, बर्थ ईयर, ये सब आपको देख के जाना स्टूडेंट। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्रांजिशनल एज फॉल्स बिटवीन नियो, देखिए ट्रांजिशनल पोएट हमारे कोर्स में कौन सा है, पहले तो ये जान लीजिए। तो स्टूडेंट्स ट्रांजिशनल पोएट थॉमस ग्रे हमारे कोर्स में है, ठीक है। और ट्रांजिशनल एज जो है वो आपका 1745 से 85 जो एज ऑफ जॉनसन होता है वो आपका कहलाता है, ठीक है। तो ट्रांजिशनल एज जो है 1745 से 1785 तक है, और ये किसके? नियो क्लासिकल एंड रोमांटिक एज के बीच में पड़ता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, रोमांटिक एज एंड नियो क्लासिकल एज। अगला क्वेश्चन आया फ्रॉम चिलनेस जॉन कीट्स सफर, तो जॉन कीट्स किस बीमारी से सफर कर रहा था और उसी से उनकी डेथ हो जाती है, और वो क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, टीबी जिसको कहते हैं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेमस लाइन ये पूछ रहा है किस में आई है कि वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लस्ट्रस होना चाहिए, ठीक है, LUSTROUS। तो यहाँ पे हम लस्ट्रस पढ़ेंगे, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज और न्यू लव पाइन देम बियॉन्ड टुमारो। तो ये देखिए ये जो लाइन है ये आपके फेमस पोयम ओड टू नाइटिंगेल किसके द्वारा कंपोज किया गया है? तो ये आपका कंपोज किया गया है जॉन कीट्स के द्वारा 1819 में। याद रखिएगा इस पोयम को 1819 में लिखा गया जॉन कीट्स के द्वारा, ठीक है। और जॉन कीट्स को किसके लिए जाना जाता है? तो आपको एक चीज और भी याद रखनी है कि जॉन कीट्स को निगेटिव कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इस पोयम को माना जाता है कि यह पोयम प्लम ट्री के नीचे अपने गार्डन में, तो अगर पूछा था किस ट्री के नीचे लिखा गया तो प्लम ट्री के नीचे इस पोयम को सपोज किया जाता है कि कीट्स ने लिखा था, ठीक है। जो उनका हाउस था हैम्पस्टेड में, वहां पे। विच इमेजरी हैज, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इमेजरी हैज नॉट बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल। तो कौन सा इमेजरी नहीं यूज किया गया है? आई कैन नॉट सी व्हाट फ्लावर्स आर एट माई फीट नॉर व्हाट सॉफ्ट इंसेंस हैंग्स अपॉन द बॉग, ठीक है। तो इसमें कौन सा देखिए इसमें ऑडियो इमेजरी, सिंथेटिक इमेजरी की बात की जा रही है, ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी। तो इसमें बात हम करते हैं कि ओड टू नाइटिंगेल में कौन सी इमेजरी की बात यूज नहीं किया गया, तो सिंथेटिक इमेजरी का यूज नहीं किया गया है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच लिटरेरी डिवाइस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम जॉन कीट्स ओड टू नाइटिंगेल। तो कौन से लिटरेरी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया है और लाइन कौन सी है जिस लाइन में पूछा गया है, वॉज इट अ विजन और अ वेकिंग ड्रीम, फ्लेड इज दैट म्यूजिक, डू आई वेक और स्लिप। देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा है डू आई वेक और स्लिप। देखिए इस लाइन से जब हमको ये गुजरते हैं तो ये कंफ्यूज करता है, और ये कंफ्यूज इसलिए करता है क्योंकि इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो दोनों सही हो सकते हैं। एक है रेटोरिकल क्वेश्चन और दूसरा है इंट्रोगेशन। तो राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे और का भी इस्तेमाल हुआ है, डू आई वेक और स्लीप, और ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि मैं जाग रहा था कि सो रहा था, ओ टू नाइटिंगेल की रेटोरिकल क्वेश्चंस में आता है। ठीक है, तो इसको हम इंट्रोगेशन में ना रख के रेटोरिकल क्वेश्चंस को राइट आंसर मान सकते हैं। ठीक है, विच स्टेंजा फॉर्म इज यूज बाय अलेक्जेंडर पोप। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेंजा फॉर्म अलेक्जेंडर पोप ने एस्से ऑन मैन में इस्तेमाल किया है। तो एस्से ऑन मैन में अलेक्जेंडर पोप ने किस उसका इस्तेमाल किया है, तो इसके लिए आप वेरी श्योर रहिए कि इसमें हीरोइक कपलेट का इस्तेमाल हुआ है। स्टूडेंट, हीरोइक कपलेट, लास्ट टू लाइन हीरोइक कपलेट्स में होती है। 1734 में ये आई थी। अगर इसकी पब्लिकेशन की बात करें तो 1734 में, और ये नियो क्लासिकल पोइट है। तो अलेक्जेंडर पोप कौन से राइटर है, अगर आपसे पूछ देता किस सेंचुरी के, तो नियो क्लासिकल राइटर हैं। ठीक है, 1734 इसका ईयर आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन। टाइगर, देखिए पोएम की लाइंस भी, तो हर पोएम की स्टूडेंट्स आप ओपनिंग लाइंस को ध्यान दीजिएगा, ओपनिंग लाइंस को थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को ध्यान देके पढ़ के जाइएगा। टाइगर टाइगर, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट पोएम रहा है हमेशा। और लाइन क्या है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई। तो किसका जिक्र आता है, ये ऑप्शन दे रहा है जंगल फॉरेस्ट, मतलब तो सेम होता है, लेकिन पोएम में किसका इस्तेमाल किया गया है, फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया गया, ना कि जंगल का इस्तेमाल किया गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन आया था, इन द सोनेट लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, द पोएट delineates the qualities of, किसकी क्वालिटीज को हाईलाइट करता है। पोयम जो आपका पहला पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ का, सोनेट नंबर 116 कह सकते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ का, और ये किसकी बात करता है, ये ट्रू लव की बात करता है, ये ट्रू लव की बात करता है। ठीक है, ओके, क्वालिटी को हाईलाइट करता है, ना कि फ्रेंडशिप के। इससे पहले जो पोयम लगा हुआ था कि वो जो कोर्स में था वो था, ठीक है, फ्रेंडशिप के ऊपर, लेकिन ये पोयम ट्रू लव को हाईलाइट करता है थीम पे। अगला क्वेश्चन है, इन विच पोयम डू दीज लाइन आकर, नो देन दाई सेल्फ presume no god to scan, the proper study of mankind is man, the proper study of mankind is man। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इस बार के लिए आपको भी कहूंगा कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। और ये एस्से ऑन मैन की लाइन है, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया कि जो 1734 में नियो क्लासिकल पोएट्री का एक बहुत सॉलिड एग्जांपल है, और ये आपका एस्से ऑन मैन की लाइन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्पेंसरियन स्टेंजा वाज अ फॉर्म्ड। तो जो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये लाइन आपकी एस्से ऑन मैन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आया है कि स्पेंसरियन स्टेंजा वाज अ फॉर्म डिराइव्ड बाय। तो स्पेंसरियन स्टेंजा जो फॉर्म है वो किसके द्वारा, तो ये राइटर आपको तो पता ही होना चाहिए कि स्पेंसरियन स्टेंजा जो राइटर का नाम क्या है, हमारे राइटर का नाम एडमंड स्पेंसर है, ऑप्शन सी एडमंड स्पेंसर। ठीक है, ना कि जॉन स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर है। ठीक है, और स्पेंसरियन स्टेंजा होता क्या है स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें स्पेंसरियन स्टेंजा की, तो स्पेंसरियन स्टेंजा आपका हो जाता है, देखिए ये बहुत सारा स्पेंसरियन स्टेंजा का स्ट्रक्चर क्या है ये भी आप जान लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये होता है ए बी, ठीक है, ए बी और फिर ए बी, ठीक है, ए बी फिर बी सी, ठीक है, बी सी ए बी सी, ठीक है, ए बी बी सी सी डी ई, ठीक है, तो सी डी और लास्ट में ई। तो ये आपका हो जाता है स्पेंसरियन स्टेंजा का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये राइटर हमारा एडमंड स्पेंसर है। ठीक है, जिसने स्पेंसरियन स्टेंजा का इस्तेमाल फेरी क्वीन में किया था, जो एक ईपीक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है द टर्म ऑक्टेव एंड सेस्टेट। तो देखिए सोनेट में होता है, याद तो आपको पता ही होगा, मैंने सारे क्लासेस में बहुत डिटेल से इस पे बात की है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पेट्राकन सोनेट में होता है, और ये पेट्राकन सोनेट को इटालियन सोनेट या मिल्टोनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। और ये ऑक्टेव और सेस्टेट में होता है। और शेक्सपियरियन सोनेट किसमें डिवाइड होता है, आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि जो हमारा शेक्सपियरियन सोनेट है, चलिए मैं बता देता हूँ, आप फिर भी बताइएगा कि शेक्सपियरियन सोनेट में क्वार्ट्रेन और कपलेट में होता है, 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट। और ये जो पेट्राकन सोनेट होता है वो ऑक्टेव और सेस्टेट में डिवाइड होता है। ठीक है, चलिए फेबल, पैराबल एंड एग्जाम्पलम जो है वो किसके एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो ये एलेग्री के एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, और ये शॉर्ट एलेगेनी लिखा है, लेकिन आपको इसको एलेग्री पढ़ना है स्टूडेंट्स। और ये एलेग्री के एग्जाम्पल है, ऊपर हिरिक लिखा है, जबकि हिरिक कुछ नहीं होता है, लिरिक होता है। तो ये एग्जाम्पल एलेग्री के हैं। कुछ बहुत सारे मिस्टेक्स पेपर में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आपको प्रभावित नहीं होना, क्योंकि आपके या मेरे कहने से तो क्वेश्चन पेपर सही नहीं हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एलेग्री पढ़ना है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, हिरिक जो ऊपर ऑप्शन ए है वो कुछ नहीं होता है, तो वहाँ लिरिक होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर है वो एलेग्री होगा। ठीक है, तो एलेग्री हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो आया था, इन ड्रामेटिक मोनोलॉग द इंटायर पोयम इज अटर्ड बाय। देखिए, तो जब ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो इंटायर पोयम कौन, मतलब जो स्पीकर बोलता है वो कौन होता है, तो देखिए जो पोयम बोलता है वो
जो पोएट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात ड्रामेटिक मोनोलॉग की क्या होती है कि एक जो स्पीकर होता है जो सारे जो इवेंट को बताता है, पूरे घटनाक्रम को बताता है। जैसे हमारे कोर्स में 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में जो ये यूलिसेस जैसे जो टेंशन का जो आपका अगला पेपर है उसमें लगा हुआ है, तो टेंशन का यूलिसेस है और माय लास्ट डच रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। दोनों ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसकी सबसे बड़ा फीचर है कि जो स्पीकर होता है, जो जो स्टोरी बता रहा है पोएम के अंदर, वो पोएट नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी कैरेक्टर होता है। तो यहाँ मानेंगे नॉट अ पोएट। ठीक है, इस बात को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगला एग्जांपल, एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड इम्बॉडीज। तो ये किसके ऊपर है? तो देखिए इम्बॉडीज क्या क्या करता है। तो एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड की बात करें स्टूडेंट, तो ये मेडिटेशन ऑन डेथ, ये किसका है? मेडिटेशन ऑन डेथ। ऑप्शन बी आपका सही होगा। मेडिटेशन ऑन लव तो है नहीं, सॉल्यूशन टू रोमांटिक डिलेमा है नहीं, और तो राइट ऑप्शन हमारा है मेडिटेशन ऑन डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिर यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है। ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है स्टूडेंट्स कि पैराडाइज लॉस्ट, लेकिन लिख दिया पैराडोइक होस्ट। तो ये और ये ठीक है, तो ये पूछा है पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय जॉन मिल्टन इज इन। तो देखिए सबसे बड़ा इंग्लिश इपीक है, आपको याद रखना है। इपीक पोएट्री को जब आप पढ़ेंगे डिफिनेशंस तो आपको पता होगा सबसे बड़ा इपीक पोएट्री का एग्जांपल क्या है। इंग्लिश इपीक पोएट्री का एग्जांपल पैराडाइज लॉस्ट है, जो जॉन मिल्टन ने लिखा है। इंडियन इपीक की बात करें तो रामायण और महाभारत आते हैं इसमें। ठीक है, इपीक मतलब होता है महाकाव्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉमस ग्रे एलजी वॉज पब्लिश्ड इन। तो थॉमस ग्रे का जो एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड है, वो देखिए स्टूडेंट्स ऑप्शन इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। पब्लिश हुआ है 1751 में, लेकिन जो कहे कि लिखा कब गया है, तो लिखा गया है, कंपोज किया गया है। तो 1750 में कंपोज किया गया है, और जो पब्लिश हुआ है वो 1751 में हुआ है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए, द इनविटेबल आवर्स, तो जो तो कह रहा है कि जिस घंटे को मतलब टाला नहीं जा सकता, जिस समय को टाला नहीं जा सकता है, वो क्या है इसमें? तो वो डेथ आवर्स है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा द आवर ऑफ डेथ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द आवर ऑफ डेथ। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट एलजी है आपका, इसको आपको ध्यान से पढ़ के जाना है। फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। ईच इन हिज नैरो फॉर एवर लेड। तो ये लाइन जो आई है स्टूडेंट्स, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये पोएम से जो लाइन उठाई गई है एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड की, तो यहाँ पे हम फिल करेंगे सेल, या इस लाइन में कहता है इन ईच नैरो सेल फॉर एवर लेड। ठीक है, तो सेल का इस्तेमाल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो लेक्चर काफी अच्छा लग रहा होगा। स्टूडेंट्स आप कमेंट करके बताइएगा कि आप चाहते हैं कि मैं जल्दी जल्दी आपके एग्जामिनेशन आ गए तो आपकी मैं पोइट्री की क्लासेस ले लूं क्या यूट्यूब पे। आप इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट से डिसाइड होगा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए क्लासेस लूं या नहीं। और आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं मैं और लेक्चर ले आऊं, तो प्लीज वीडियो का शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो नीचे ग्रुप डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन होकर आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपका स्टूडेंट कह रहा है कि फिल द ब्लैंक्स करिए। लेट नॉट एम्बिशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है स्टूडेंट्स ये पोएम की, और ये कहता है कि लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर टॉयल। यहाँ आपको फिलअप करना है, तो यूजफुल पूरी लाइन क्या है? लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। तो यानी हमको जो लोग ये जो एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है कि जो लोग गरीब, जो लोग जिस जनरेशन के जो पूर्वज जिनका डेथ हो गया, राइटर बोलता है, वो कहता है कि हमको उनके डेथ पे क्या करना चाहिए, मतलब उनके ऊपर उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, उनके लिए श्रद्धा रखनी चाहिए। वो लोग बहुत गरीब और परिश्रमी थे और भाग्य उनका साथ भले नहीं दिया, लेकिन वो कभी गिव अप नहीं करते थे, तो हमको उनका उपहास नहीं उड़ाना है। ये इस लाइन में बात कर रहा है। थॉमस ग्रे वॉज, तो देखिए थॉमस ग्रे को बात करें तो वो ट्रांजिशनल पोएट है। थॉमस ग्रे क्या है? ट्रांजिशनल पोएट आते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्रे एलजी वॉज इंस्पायर्ड ऑफ द डेथ ऑफ। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये ग्रे की एलजी जो है ये रिचर्ड जो है, रिचर्ड वेस्ट के डेथ पे है। ठीक है, इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ द रिचर्ड वेस्ट। या अब जो एलजी है वो रिचर्ड वेस्ट थे, इनके डेथ से ये इंस्पायर होती है। ठीक है, और रिचर्ड वेस्ट का डेथ अगर हम बात करें तो 1742 में हुआ था, और ये एलजी आई थी 1750 में लिखी गई थी, पब्लिश 1751 में हुई थी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, व्हाट डज द स्पीकर कॉल बिजी ओल्ड फूल। तो बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन, किसकी बात की गई है? सन को कहा गया है। आपको लाइन याद रखना है, ओपनिंग लाइन याद करेंगे स्टूडेंट, ये आंसर आप आराम से कर लेंगे। और ये किसकी लाइन है? द सन राइजिंग की, जो जॉन डन द्वारा कंपोज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि जॉन डन वॉज पायोनियरिंग फिगर ऑफ विच स्कूल ऑफ पोएट्री। तो ये किस स्कूल ऑफ पोएट्री के पायोनियरिंग फिगर थे? ठीक है, तो हम बात करते हैं, तो ये मेटाफिजिकल स्कूल है। आपको याद रखना जॉन डन किससे एसोसिएटेड थे? मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोएट्री से जॉन डन जुड़े हुए थे, एसोसिएटेड थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है, शेक्सपियर लेट नॉट मैरिज ऑफ ट्रू माइंड इज सोनेट नंबर। देखिए सोनेट नंबर भी पूछ दिया है, और स्टूडेंट आपको पता चाहिए ये सोनेट नंबर 116 है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट। तो ये स्टूडेंट राइमिंग स्कीम आपको शेक्सपियरियन का, इटालियन का सबका याद करके जाना है। और शेक्सपियरियन
कि जो राइमिंग स्कीम की बात करें तो वो क्या होती है, वो आपकी शेक्सपियरियन सोनेट की राइमिंग स्कीम हो जाती है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी अब तो ठीक है आपका ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी जी। बात करें, ये तो आपका शेक्सपियरियन का हो गया। स्पेंसरियन की बात मैंने बता दिया था, ए बी सी डी और ई ये होती है स्पेंसर की। और मिल्टॉनिक की क्या होती है, या इटालियन की क्या होती है, अब्बा अब्बा, यानी ए बी ए अब्बा अब्बा, ए बी ए सी डी या सी डी या सी डी ई, ये सारे होते हैं। ठीक है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा स्टूडेंट, इस पर फोकस करके जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द, जो स्टूडेंट ने क्लास किया उनको पूरे चीजें सॉनेट्स को अच्छे से पढ़ा, उनको समझ में आएगा। विच फिगर ऑफ स्पीच डज द फॉलोइंग लाइन 10,000 सॉ आई अगलेस, तो ये डैफोडिल्स की लाइन है और इसमें ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ है, तो हाइपरबोल का इस्तेमाल। हाइपरबोल को स्टूडेंट्स हिंदी में अतिशयोक्ति कहते हैं, और जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा था। तो इसमें किसने कहा 10,000 डैफोडिल्स फूल जो हिल रहे हैं वैली में, वो कह रहा है 10,000 आई सॉ एट अ ग्लेंस, यानी एक झटके में मैंने 10,000 को मूव करते हुए देखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग ओड विच वन इज नॉट रिटन बाय कीट्स, तो स्टूडेंट ओड टू नाइटिंगेल जॉन कीट्स का है, ओड ऑन अग्रेसियन ऑन जॉन कीट्स का है, ओड ऑन मेलंकली जॉन कीट्स का है, लेकिन ओड टू स्काईलार्क ये पीबी शैली का ओड है, ना कि ये जॉन कीट्स का ओड है। तो आपको याद रखना है ये पीबी शैली का ओड है, और ऊपर के तीनों ओड जॉन कीट्स द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, चलिए आपको सबका बर्थ ईयर याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ टिपिकल फीचर ऑफ इपिक, इपिक का फीचर क्या नहीं है, तो पहला कह रहा है इपिक इज अ लॉन्ग वर्स नैरेटिव, यानी लंबी गाथा होती है, सही है। इट इज रिटन ऑन सीरियस सब्जेक्ट मैटर, यानी सीरियस मैटर पे लिखी जाती है, ये भी सही है। रिटन इन फॉर्मल एंड एलिवेटेड स्टाइल, मतलब उसको विस्तृत वर्णन किया जाता है, बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, बड़ा जैसे बड़ी बड़ी बातें की जाती है, बिल्कुल सही है। हीरोज ऑफ इपिक आर कॉमन फोक, यानी लोकल हीरो होते हैं, नहीं, हीरो जो होते हैं वो बड़े पर्पज के लिए होते हैं, मानवता के लिए लड़ते हैं। जैसे आप अगर हम बात करें रामायण के लिए, तो जो श्री राम महाकाव्य के जो नायक हैं, हीरो हैं, वो कॉमन पर्पस के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो बड़े धर्म की स्थापना करने के लिए लड़ रहे हैं, तो ये बड़े कास्ट के लिए लिखा जाता है, कॉमन फोक के हीरो नहीं होते हैं। और ये ठीक है नेशन वाइड या जो भी बड़े फिगर के लिए बड़ी थीम पे काम करते हैं। ठीक है, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ पिंडारिक रेगुलर ओड, देखिए तो पिंडारिक रेगुलर ओड में स्ट्रॉफ होता है, एंटी स्ट्रॉफ होता है और इपॉड होता है, लेकिन ये स्पॉड नहीं होता है। स्ट्रॉफ में क्या होता है, जो कोरस होता है स्टेज पे ओड में जो गाना गाता है कोरस, वो राइट से लेफ्ट जाता है तो उसको स्ट्रॉफ कहते हैं। लेफ्ट टू राइट जो ओड को गाते हुए आता है तो एंटी स्ट्रॉफ हो जाता है। और इपॉड में क्या होता है, वो बीच में खड़ा होकर अपनी बातें कोरस कहता है तो उसको इपॉड कहते हैं, इसमें स्पॉड नहीं होता है। ठीक है, चलिए विच वन ऑफ द करेक्ट टाइटल ऑफ द डन पोएम, तो डन के पोएम का एग्जैक्टली टाइटल क्या है जो आपके कोर्स में, तो स्टूडेंट आपको ऑप्शन ए करना होगा, स्पेलिंग देख लीजिएगा, SUNNE, द सन राइजिंग। ओल्ड इंग्लिश है तो ओल्ड इंग्लिश में सन की स्पेलिंग वही है, इसलिए आपको टाइटल ही पूछ लिया है, तो द सन राइजिंग है, बी ऑप्शन आप नहीं मार के आएंगे। ठीक है, ये मॉडर्न टाइटल है। फिल द गैप इन द फॉलोइंग लाइन, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये जो लाइन है, ये देखिए यहाँ पे मैडिंग फील होगा, और ये आपके एलजी रिटन कंट्री चर्चयार्ड की ये पोएम की लाइन है। और ये एग्जैक्टली जो लाइन है ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड तक, अगर बात करें फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड तक जो लाइन है, ये थॉमस हार्डी जो एक नॉवेलिस्ट हैं, उपन्यासकार हैं, उनके नॉवेल का भी टाइटल है, तो ये आपका क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे मैडिंग होगा। और आपको याद रखना है कि ये थॉमस हार्डी के नॉवल का भी नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उन्होंने ये टाइटल यहीं से लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, वो कह रहा है कि हाउ मेनी लाइन डज स्पेंसरियन स्टेंजा कंसिस्ट, स्पेंसरियन स्टेंजा में कितनी लाइन होती है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन तो आप जान ही रहेंगे कि इसमें 9 लाइन होती हैं। 8 लाइन जो होती है वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती है, और जो 9वीं लाइन होती है जो अलेक्जेंड्रीन कहलाती है। 9th लाइन क्या कहलाती है, अलेक्जेंड्रीन, जिसको आयम्बिक हेक्सामीटर में लिखा जाता है। तो टोटल 9 लाइन होती है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए थे, और आप इस पेपर के थ्रू अपना प्रिपरेशन को जारी रखिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।